हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम आईटीआर फाइलिंग के जो अभी तक का जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 ये फाइल करना सीख लिया था। उसके अलावा भी आईटीआर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स में। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कवर कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआर 3 को। कहा जाता है आईटीआर 3 सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बिलीव मी, हमारे इस लेक्चर के बाद, हमारे कोर्स के बाद कोई भी आईटीआर आपको टफ नहीं लगेगा। तो जो कंफ्यूजन होता है आईटीआर 3 को लेकर वो ये होता है कि सर आईटीआर फाइल जो 3 फाइल है वो कौन फाइल कर सकता है, कब और भाई कैसे फाइल करना है। तो कौन फाइल करता है ये भी देखेंगे, कब करना है ये भी देखेंगे और कैसे फाइल करना है ये भी देखेंगे। हर तरह के कंफ्यूजन का आज आपको आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आईटीआर 3 होता है उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जो पीजीबीपी में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोफेशन या फिर किसी न किसी तरीके के बिजनेस में। कौन? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब देखिए, बिजनेस या प्रोफेशन में तो कंपनी भी इन्वॉल्व होती है, फर्म भी इन्वॉल्व होती है। सर क्या वो आईटीआर 3 फाइल नहीं करते हैं? नो, उनके लिए अपने अलग डेडिकेटेड आईटीआर हैं। आईटीआर 5 वो होता है फर्म का, आईटीआर 6 वो होता है कंपनी का। तो वो उसके अपने डेडिकेटेड रिस्पेक्टिव आईटीआर हैं। वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आईटीआर 3 फाइल नहीं करते हैं। तो आईटीआर 3 होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जो जिनकी पीजीबीपी की इनकम होती है। और टैक्स ऑडिट केसेस, आपकी पीजीबीपी की इनकम है बट आपकी इनकम 2 करोड़ से नीचे है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये कवर किया हुआ है कि हम आईटीआर 4 फाइल करेंगे। फिर हम आईटीआर 3 फाइल नहीं करेंगे, आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज 8% से ज्यादा, मतलब 8% से ज्यादा दिखाया होगा तब तो आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। 8% से अगर बिलो दिखाया है तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है और फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ये 2 केस हो गए। उसके अलावा सब कुछ सही है, आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ के नीचे है, आपने जो प्रॉफिट परसेंटेज दिखाया है वो भी 8%, 6% से जो है वो अबव दिखाया है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के साथ साथ आपका कुछ कैपिटल गेन की भी इनकम है। और यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपका खुद का या आपके पास कोई क्लाइंट आए जो ये कहे कि सर मेरा टर्नओवर 20 लाख है, 50 लाख है, 2 करोड़ से नीचे है, तो आप मेरा आईटीआर 4 फाइल कर दीजिए। अब अगर आपने एआईएस या टीआईएस चेक नहीं किया या क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कि उसकी शेयर की भी इनकम है या कोई कैपिटल गेन है, और अगर आपने आईटीआर 4 फाइल कर दिया तो हो सकता है नोटिस आ जाए। क्योंकि अगर आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है बट उसके साथ साथ आपकी कैपिटल गेन की भी इनकम है, चाहे वो शेयर से हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी बेचने से हो, कैसी भी इनकम है कैपिटल गेन की, तो फिर भी आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा एक तो होता है नॉर्मल शेयर परचेज करना और बेच देना, ठीक है। एक होता है इंट्राडे और F&O, फ्यूचर ऑप्शंस। अगर आप इंट्राडे या F&O कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि ये आपकी बिजनेस की इनकम है, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं और उस फर्म से आपको सैलरी वगैरह भी मिल रही है तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा आईटीआर, मतलब आईटीआर 3 कब फाइल करना है, कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल करेगा, कब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब ये देखते हैं आईटीआर 3 फाइल करने के लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, ये डिटेल का रिटर्न होता है, इसमें आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हमने अभी तक आईटीआर 1, 2, 3 ये कवर किया हुआ है, इसमें हमने जिन जिन इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। अगर पीजीबीपी के अलावा कैपिटल गेन है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, सैलरी इनकम है उसकी डिटेल होनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल होनी चाहिए, कोई अदर सोर्स की इनकम है तो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए।
तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई अदर सोर्स की इनकम भी है तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आप किस कंपनी में डायरेक्टर हैं उसकी डिटेल, कंपनी का नाम, एड्रेस, पैन, किस फर्म में पार्टनर हैं उसका नाम, पैन, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए ITR 3 को फाइल करने से पहले। ठीक हो गया जी। तो ये तो था एप्लीकेबिलिटी एंड क्या क्या चेकलिस्ट हमें चाहिए ITR 3 फाइल करने से पहले। अब मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं ITR 3 के ऊपर। पहले हम लोग देखेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी, जो एक्सेल की यूटिलिटी होती है उसके थ्रू फाइल करना देखेंगे। और ये ऐसा मतलब ये कोई कहीं लिखा नहीं है, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि अगर आप ITR 3 फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो आप ना ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज करिए, चाहे वो एक्सेल की हो, ठीक है, या फिर जेसन वाली हो, तो आप ना ऑफलाइन यूटिलिटी जो है उसको प्रेफर करिए, ऑनलाइन के लिए मत जाइए। कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स का सर्वर ही पता चल रहा है कि स्लो चल रहा है, या इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है ना, बार बार नेट आ रहा है जा रहा है, साइट भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो ये हो सकता है कि आपने अगर ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, हो सकता है आपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस फिल कर दिया, बट वो क्या हुआ, सिस्टम की एरर की वजह से, या हो सकता है वेबसाइट की एरर की वजह से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाए। लेकिन जब आप ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करोगे तो क्या होगा, आपको नेट से कोई मतलब नहीं है, पूरा फाइल कर लो अच्छे से, उसके बाद उसकी जेसन बना के भी आप रख सकते हो, चाहे नेट रहे ना रहे, इनकम टैक्स की साइट स्लो हो चाहे अच्छी हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने ऑफलाइन डाउनलोड किया, उसको आपने फिल करके रख लिया, जब इनकम टैक्स की साइट चलेगी आप उठा के अपलोड कर देंगे। तो ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि आप ITR 3 जब भी फाइल करें तो प्रेफर करिए कि ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करें, क्योंकि लेंदी रिटर्न है, ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बेकार हो जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए ये है ITR 3, और अगर आप इसमें नीचे देखो तो कई अलग अलग टैब आ रहे हैं, और इनको देख के आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है कि सर हम इतना बड़ा ITR कैसे फाइल करेंगे। मैं आपको बताऊं, इसमें से 70% चीज़ें तो एप्लीकेबल ही नहीं होती हैं सबके ऊपर, बस क्योंकि ITR 3 डिटेल रिटर्न है, तो ये सब कुछ कवर करता है। तो ये इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ठीक है, तो अब हम सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूँ होम टैब के ऊपर। देखिए पार्ट ए जो है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जैसे मैंने आपको ITR 1 में बताया है, 2 और 4 में हमने डिस्कस करा हुआ है, वैसे यहाँ पर भी है भाई, नाम, एड्रेस, पैन, किस सेक्शन में आप ITR फाइल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हैं। न्यू रिजीम में जाना चाहते हो, जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बस यहाँ पर आप नीचे आओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी फर्म में पार्टनर हैं तो उसकी डिटेल आपको यहां पर देखिए पूछ रहा है, वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे यस नो करना है। वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, तो फर्म का नाम और पैन वगैरह यहाँ पर आपको देना है। क्या आपने लास्ट प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। उसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया है कि ITR 3 टैक्स ऑडिट के केस में भी एप्लीकेबल होता है, और टैक्स ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहां पर ऑडिट की डिटेल भी आपको देनी है कि ये देखिए यहां पर क्या आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो आप यहां पर यस करोगे वरना नो करोगे। क्या आपका ऑडिट हुआ है, उसके लिए आप यस नो करोगे। जैसे ही आप इसको यस और नो करोगे तो नीचे ही देखिए एक CA की सारी डिटेल आपसे पूछेगा, ये आपको फिल करनी है। अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हो टैक्स ऑडिट के केस में तो ये फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डालनी है, नेम ऑफ ऑडिटर यानी कि नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट साइन कर रहा है, उसका मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ द जो फॉर्म है जो ऑडिट कर रही है उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन, आधार, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर टैक्स ऑडिट के अलावा आपके ऊपर कोई और ऑडिट एप्लीकेबल है, कंपनी एक्ट का, बैंकिंग एक्ट का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, बहुत अलग अलग ऑडिट एप्लीकेबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। तो टैक्स ऑडिट के अलावा अगर किसी और एक्ट में भी आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ टैक्स ऑडिट ही है, जो कि 99% केस में वही होता है, तो फिर आपको ये सारी डिटेल फिल करने की नीड नहीं होगी, फिर आपको सिर्फ टैक्स ऑडिट की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा पार्ट ए।
अगला टैब है नेचर ऑफ बिजनेस। अब ये अपने ITR 4 में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आप जिस भी सेक्टर में फॉल कर रहे हैं वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद अपने बिजनेस का नाम देना है और अपना डिस्क्रिप्शन देना है कि भाई आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। उसके बाद चलते हैं, ये है पार्ट ए, बैलेंस शीट। जी हाँ, अभी हमने डिस्कस किया है कि ITR 3 उन बिजनेस प्रोफेशन के लिए होता है जिनके ऊपर एक तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या फिर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं है। इट मींस आप डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब डिटेल में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा और कुछ इस तरह से आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह इस तरह से आपने प्रिपेयर करके रखी होगी। तो बस यही सारी डिटेल आपको उठा के यहां पर पुट करनी है। सबसे ऊपर देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी कैपिटल वगैरह कितनी है, प्रोप्राइटरशिप का फंड, कोई रिजर्व है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में अगर आपको पता हो तो यहाँ पर हम लोग लोन, लाइबिलिटीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई सिक्योर्ड लोन कितना है आपका, बैंक से कितना है, और अगर बैंक के अलावा कहीं से लोन ले रखा है तो वो पूछ रहा है, वो हमें देना है। अनसिक्योर्ड लोन जो हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से लेते हैं उसकी डिटेल। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये हमसे फिक्स एसेट्स के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर देखिए पूरा ग्रॉस ब्लॉक पूछ रहा है। जैसे अगर आपके पास एक से ज़्यादा है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे ये पूरा यहाँ पर फर्नीचर भी है, AC भी है, कंप्यूटर भी है, तो यहाँ पर हमें अलग अलग डिटेल नहीं देनी है 32,000, 29, 27 नहीं, यहाँ पर हमें ग्रॉस बताना है 89,150। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है 89,150 और डेप्रिसिएशन भी हमें ओवरऑल देना है 18,503, पॉइंट में नहीं देना है, ठीक है, हमें हमेशा एब्सोल्यूट फिगर लेनी है। तो इस तरह से देना है। और ये जो अलग अलग डिटेल है ना, अलग अलग डिटेल, इसके लिए अलग से शेड्यूल है, वहां पर हमें अलग से डिटेल देनी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ओवरऑल फिगर लेनी है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। फिर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हम लोग करके रखते हैं किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी चीज डिटेल हमें यहाँ देनी है। उसके बाद स्टॉक वगैरह, सन्ड्री डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें फिल करते हुए फिर यहाँ पर हमारा पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। नीचे देखिए यहां पर क्या ऑप्शन दे रहा है, इन केस वेयर इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस आर नॉट मेंटेन्ड। कह रहा है कि अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हो बट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन नहीं करी है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं करी है, क्या कह रहा है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन प्रॉपर तरीके से, तो आपको फिर क्या फिगर देनी है, आपको फिगर देनी है टोटल सन्ड्री डेटर्स की फिगर दे दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स की फिगर दीजिए, स्टॉक इन ट्रेड की फिगर दीजिए और कैश बैलेंस की फिगर दीजिए। अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर भी फिल करके, तब पूरी बैलेंस शीट आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर डिटेल फिल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो ये फिल करना है, वरना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। फिर आता है देखिए ट्रेडिंग का अकाउंट। अब ट्रेडिंग में क्या हमें फिल करना है, सिंपली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आइए और ये पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये आपको ट्रेडिंग में फिल करना है। ये आपको फिल करना है ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ITR फाइल करेंगे। और ये जो नीचे का पार्ट होता है ये आपको कहाँ फिल करना होगा, ये फिल करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पर आपको एग्जैक्ट हेड दिख जा रहा है तो वो तो आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे नीचे आते जाइए, देखिए पावर एंड फ्यूल है ना, रेंट दिख गया, रिपेयर टू बिल्डिंग दिख गई, मशीनरी का रिपेयर दिख गया, सैलरी एंड वेजेस है, बोनस है, लिविंग कैशमेंट, ये सारे खर्चे हमें दिख रहे हैं, तो ये तो हम फिल कर देंगे। उसी तरह देखिए स्टाफ वेलफेयर है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कॉन्फ्रेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और आ जाइए नीचे होटल का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग, कन्वेंस, टेलीफोन, गेस्ट हाउस, क्लब एक्सपेंस, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, ये सारी चीजें देखिए यहां पर आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपका एक्सपेंडिचर है जो ऊपर कवर नहीं हो रहा है, फिर आपको क्या करना है, नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है अदर एक्सपेंस, और आपको स्पेसिफाई भी करना है। तो नीचे आते जाइए,
यहाँ पर आप कोई ऐसा एक्सपेंस जो ऊपर कवर नहीं हो रहा है वो आप अदर में जाओगे, उसका नाम और उसका अमाउंट, और अगर आप बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आप रो भी ऐड, जितनी आपको रो ऐड करनी है वो अब यहाँ से आप रो ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ऊपर दिख जा रहा है स्पेसिफिक हेड तो वहां पर एंटर करिए, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या करो, अदर में आकर के उसको आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो। और जैसे बैलेंस शीट में था कि आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको 4 डिटेल देनी थी, सेम चीज यहां पर भी है। नीचे आइए, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन्ड, तो आपको ये सारी डिटेल देनी है। क्या क्या, ग्रॉस टर्नओवर के बारे में आपको बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपको बताना है, फिर जो खर्चे हुए हैं तो वहां से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो हो गया जब आप बिजनेस में हैं, और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो भी आपको क्या क्या डिटेल देनी है, ग्रॉस रिसिट, ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चों का एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपके रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं भी करते हैं तो भी आप ITR 3 ऐसे फाइल करेंगे। अच्छा, अगर आप 44 AD में, उसके लिए हम लोग कौन सा ITR फाइल करते हैं सर, ITR 4। लेकिन अभी क्या है कि आपका ITR 4 तो है ही, आपको फाइल करना है, बट आपने देखा कि भाई AIS TIS में शेयर की इनकम भी है, या फिर क्लाइंट ने प्रॉपर्टी भी बेचा है तो आप उसका कैपिटल गेन भी है। तो अब आप ITR 4 नहीं फाइल करोगे, ITR 3 फाइल करोगे। लेकिन सर ITR 3 तो बहुत डिटेल का रिटर्न है, हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते नहीं है। उस केस में देखिए, जैसे हम लोग ITR 4 में डिटेल फिल करते हैं, सेम देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के टैब में ऑप्शन आ रहा है, नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कोड, यहां पर देखिए ग्रॉस टर्नओवर, हमें पता है कि अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो 6%, और अगर आप कैश में कर रहे हैं तो 8%, तो वो यहां पर आप करोगे। ऐसा ही कुछ डिटेल ITR 4 में भी आता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसी तरह देखिए प्रोफेशन के केस में क्या होता है, 50% होता है, 50 लाख तक अगर हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। 50 लाख का 50%, अगर 50% से नीचे दिखाएंगे तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, 50% से अबव आप यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ITR 4 की डिटेल हमें कहां फिल करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस के टैब में, और उसके बाद अगर कैपिटल गेन है या कोई और भी इनकम है तो वो आप दिखा सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये देखिए अदर इंफॉर्मेशन में हमसे क्या क्या पूछ रहा है। अब ये पूरा देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछ रहा है भाई मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप क्या यूज कर रहे हैं, तो आप मर्केंटाइल या कैश, वही ड्यू बेसिस या एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पर आप मर्केंटाइल कर लो, अगर कैश में कर रहे हो तो कैश कर सकते हैं। क्या कोई चेंज हुआ है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, यस या नो, अगर आपने कुछ, हो सकता है पहले आप मर्केंटाइल कर रहे हो, बाद में आपने कैश बेसिस को अडॉप्ट किया हो, तो उस केस में आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि भाई आप अपना रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कैसे वैल्यू कर रहे हो। अब ये सारी चीजें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोर्स में कवर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमसे पूछेगा भाई आप कैसे अपना जो स्टॉक है कैसे वैल्यू करते हो, कॉस्ट पे कर रहे हो, मार्केट वैल्यू पे कर रहे हो, या फिर कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर कर रहे हो। तो हमेशा यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इसमें भी अगर कोई चेंज हुआ है तो वो हमें बताना है। फिर ये सारी डिटेल, कोई इंश्योरेंस कोई डैमेज हुआ है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी हैं तो वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। वैसे इतना यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती नहीं है, जिसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये आपसे ये पूछ रहा है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐसा क्या आपको दिखा जो नहीं होना चाहिए था। भाई यहाँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ऐसी कौन सी इनकम थी जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी बट हो गई है, उसकी डिटेल देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसको आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। अच्छा सर, क्वांटिटेटिव डिटेल में क्या देना है, आपकी ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्या क्वांटिटी में था, आपने कितना परचेस करा, कितना सेल किया, और क्लोजिंग में कितना बचा, और अगर आपको लग रहा है कुछ शॉर्टेज या एक्सेस है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। और ये किसके केस में है, सिर्फ ट्रेडिंग के केस में, बाकी किसी केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर। फिर आता है शेड्यूल एस, इसमें क्या कहता है, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब अगर आपकी PGBP के अलावा सैलरी की इनकम भी है, हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर में कुछ महीने जॉब करी हो, उसके बाद आप बिजनेस में आए हो सकता है ना, तो उस केस में जितने मंथ आपने जॉब करी है वो सैलरी की डिटेल आपको देनी है।
अब सैलरी की डिटेल क्या देनी है सर, जो हमने ITR 1 में देखा है, जो हमने ITR 2 में देखा है, सेम वही डिटेल यहां पर भी देनी है। तो मैं अब यहां पर इस हेड को डिस्कस नहीं करूंगा, आप ITR 1 का लेक्चर देख सकते हैं। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने ITR 1 और ITR 2 में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आता है बिजनेस और प्रोफेशन का हेड। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें लेगा, कुछ चीजें तो यहां से ऑटोमेटिक उठाएगा। कहां से उठाएगा, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है प्रॉफिट, वो यहां पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई अगर आपका कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो वो उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। ठीक है सर। दूसरा ये कह रहा है कि ऐसा क्या चीज है जो आपके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, जो सैलरी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कैपिटल गेन का है, अदर सोर्स का है, डिविडेंड इनकम का है, अदर देन डिविडेंड इनकम का है। कहने का मतलब ये है, यहां पर ध्यान दे पढ़िए, इनकम रिसिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसीडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। आपने इनकम में ऐसा क्या इंक्लूड कर लिया है जो पीजीबीपी का नहीं था, किसी अदर सोर्स का था। अगर ऐसा कुछ है तो वो यहां पर आपको लिखना है, फिल करना है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक उठ के आएंगी कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है सर, नीचे आते जाइए आते जाइए आते जाइए। कह रहा है इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस विच इज एग्जेम्प्ट। ऐसा तो नहीं कि आपने पीजीबीपी के प्रॉफिट में या इनकम में कुछ ऐसा इंक्लूड कर लिया है जो एग्जेम्प्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। फिर नीचे आते जाइए, कह रहा है वो एक्सपेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अदर हेड के थे, किसी और हेड के एक्सपेंस अगर पीजीबीपी में है तो उसकी डिटेल देनी है। आते जाइए सर। फिर ये डेप्रिसिएशन वगैरह, ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट डिसअलाउड। कोई ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं है जो डिसअलाउड है, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में के डेबिट में लिखा हुआ है तो उसको भी आपको यहां पे लिखना है। कोई डीम्ड इनकम है, ऐसी कोई इनकम है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखी है लेकिन वो आपकी इनकम थी, डीम्ड इनकम थी, तो वो भी आपको यहां पर फिल करनी है। फिर नीचे आते जाइए, ये सारी चीजें यहां पर कह रहा है कि एनी अदर एक्सपेंस नॉट अलाउएबल। कोई और एक्सपेंस ऐसा है जो अलाउड नहीं था और प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया है। अब देखिए ये सारी चीजें ना हमारे ऊपर एप्लीकेबल हर केस में नहीं होगी, क्योंकि अगर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एकदम सही बना हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये सब चीजें फिल करने की नीड नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी सही होगा। लेकिन अगर वहां पर कुछ ऐसी चीजें इंक्लूडेड हैं जो नहीं होनी चाहिए थी तो उसकी डिटेल यहां पर आपको देनी है। ठीक है, ओके सर। इस तरह करते करते फिर हम नीचे आ जाएंगे और अगले टैब में आ जाएंगे। अगला टैब किस चीज का है सर, अभी हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट, जब हम देख रहे थे कि हमने वहां पर ओवरऑल फिगर ली थी, ग्रॉस एसेट की वैल्यू ली थी, ग्रॉस डेप्रिसिएशन लिया था और फिर हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई थी। अब यहां पर देखिए ये डेप्रिसिएशन का टैब है, यहां पर हमें डिटेल में उसकी बाइफर्केशन देना है। प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है 15% की होती है नॉर्मली, वरना 30, 40 और 45 की भी होती है, बट नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी 15% में कवर होती है। 40 में कौन सी आती है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर की एसेसरीज वो 40% में आती हैं। अच्छा, तो यहां पर वो लिख देंगे। उसके बाद अगले डेप्रिसिएशन में आते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद नीचे आते जाइए। यहाँ पर देखिए ये अदर, ऊपर तो प्लांट एंड मशीनरी की बात हो गई, यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल है ना, ये सारी एसेट यहाँ पर। तो जितना भी डेप्रिसिएशन है वो आपको डीपीएम डीओए के शेड्यूल में फिल करना है, उसको बाइफर्केशन उसका देना है। तो ग्रॉस वैल्यू बैलेंस शीट में, बाइफर्केशन डीपीएम के शेड्यूल में। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो डीपीएम के शेड्यूल से जो भी डेप्रिसिएशन हमने फिल करा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर कुछ डिसअलाउड होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा, वरना यहाँ पर हमें इस शेड्यूल में हमें अपने आप से कुछ भी फिल नहीं करना है, बिकॉज आप देखो यहाँ पर कुछ भी ग्रीन नहीं है। ऑफलाइन यूटिलिटी जो एक्सेल की होती है, एक बात ध्यान रखिए, जो फील्ड ग्रीन होती है बस हम वही फिल करते हैं, वरना वो जो अदर फील्ड होती हैं वो अनएडिटेड होती हैं, हम उनको एडिट नहीं कर सकते। तो ये जो टैब है ये तो हमारे लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। ओके सर। फिर ईएसआर सर क्या कह रहा है, कह रहा है साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में कोई पैसा लगाया है या कुछ इन्वेस्ट किया है या डोनेशन दिया है, तो हमें पता है उसके अलग अलग सेक्शन है जो हमने इनकम टैक्स कोर्स में कवर किया हुआ था।
कहीं पर आपको डिडक्शन मिलता है 100%, कहीं 150%, कहीं 200% भी मिलता है। तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, अगर है तो, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अगला टैब आ रहा है कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीजें। अब ये भी हम ITR 2 में कवर कर चुके हैं, तो मैं यहां पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसको आप ITR 2 से देखिएगा, बिकॉज ये सारी डिटेल वैसे ही फिल करनी है जैसे ITR 2 में फिल की जाती है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। शेड्यूल 112A है, ये किसका होता है? ये सर लॉन्ग टर्म का होता है। वो शेयर जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो आप बेचते हो और लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो सेक्शन 112A में आता है सर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अभी हमने ITR आई थिंक 2 में ही डिस्कस किया था VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन है ना, डॉज कॉइन हो गया आपका, शिबा इनू, उसकी बात हो रही है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि अब ये नया अमेंडमेंट है, इस साल आपको ये भी देखना है कि जो आपका क्लाइंट है या खुद है, कहीं उन्होंने कुछ क्रिप्टो करेंसी में तो जो है सेल परचेज नहीं किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ ट्रांसफर, किस हेड में जा रहा है, बिजनेस है कि आपका कैपिटल गेन है, तो ये आपका कैपिटल गेन में जाएगा। हाँ, अगर आप इसी में इसके बिजनेस में ही हैं तो फिर PGPP में जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर प्रॉफिट आएगा तो आपको टैक्स पे करना है, अगर लॉस आया तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, जीरो ही आएगी। तो लॉस होने पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, प्रॉफिट होने पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद आ जाता है अदर सोर्स। अदर सोर्स में जो जो इनकम होती है, इंटरेस्ट के इनकम, वो सारी इनकम जो 4 हेड में कवर नहीं हो रही हैं वो अदर सोर्स में आती है, तो वो आपको फिल करना है। ये भी हमने ITR 1 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वो वहां से आप देख सकते हो। ठीक हो गया जी। तो यहां तक आते आते हमारा 90% ITR 3 कंप्लीट हो गया। अब जो जो चीजें आ रही हैं वो आपके ऊपर बहुत रेयर केस में एप्लीकेबल होगी, मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूं। ये है कैरी फॉरवर्ड, मतलब डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉस। लास्ट ईयर का कोई लॉस है जो इस साल आप क्लेम कर रहे हो, अगर लॉस है तो वो आपको इस शेड्यूल में आपको दिखाना है। इस साल का जो लॉस है जो आने वाले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे मान लीजिए PGPP का लॉस है, ठीक है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कैपिटल गेन का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, और किस साइड में लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। अब कैरी फॉरवर्ड लॉस क्या होता है, कैसे करना है, ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ये हमने इनकम टैक्स के कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पढ़िए। देखिए ITR 3 अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यही रिकमेंडेड है कि आप ITR 3 किसी प्रोफेशनल से ही फाइल करवाएं। बिकॉज ITR 1 आप फाइल कर सकते हो, 2 फाइल कर सकते हो, 4 फाइल कर सकते हो, बट ITR 3, ITR 5, ITR 6 इसको फाइल करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज अभी कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस क्या होते हैं, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, ये ICDS क्या होता है, ये चीजें वही फिल कर पाएगा जिसके बाद इनकम टैक्स की ठीक ठाक अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो फिर आप जरूर एक बार, अगर आपके पास उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए 80D क्या होता है, सेम सर वही जैसे हम लोग ITR 1 में फाइल कर रहे हैं, ITR 2 में कर रहे हैं, वैसे ही 80D यहाँ पर भी क्लेम करना है। 6A की डिडक्शंस वही 80C, 80CCD1 है ना, 80DDB, 80D, 80GG, तो जो हमने अभी तक डिडक्शंस पढ़ रखी हैं उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या क्या टैब्स अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये देखिए 80D हो गया है, 6A हो गया है, नेक्स्ट में चलते हैं इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अब देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम, अब यहाँ पर आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम है, जैसे स्पाउस की, माइनर चाइल्ड की, तो वो किसके हाथ में क्लब होती है, वो आपके हाथ में क्लब होगी। ये क्लबिंग ऑफ इनकम का रूल कहता है। अब इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप पहले देख लीजिए। तो अगर ऐसा है कि किसी और की इनकम आपके हाथ में क्लब हो रही है
तो उसकी डिटेल आपको इस हेड में देना है। अगर नहीं हो रही है तो कोई टेंशन नहीं, इसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है सर। अब ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल है या पर्सन है, एचयूएफ है, उसको एक मिनिमम टैक्स पे करना होता है 18.5%, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो एएमटी 99% केस में तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 35 एडी की डिडक्शन यहाँ आपको लिखनी है, बाकी सारी चीजें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। आप अगर कहोगे तो मैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तब हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है सर। उसी से रिलेटेड है क्रेडिट। तो जिनके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है ना, तो उसका एक क्रेडिट भी होता है। जैसे आईटीसी होता है ना, सेम एएमटी का भी क्रेडिट होता है, जो आप आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 10 सालों के लिए। तो जब अगर आप कहोगे तो मैं एएमटी पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो फिर आपको एएमटी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक है सर। उसके अलावा जो एग्जाम इनकम होती है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह की इनकम, उसकी डिटेल आपको इस शेड्यूल में देनी है। ठीक है, कोई भी एग्जाम इनकम है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर ईआई टैब में देनी है। ठीक है सर। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो पीटीआई को आप इग्नोर करिए। ट्रांसफर प्राइसिंग ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी आप इग्नोर करिए, बिकॉज ये 99% केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई इनकम ऐसी है जो आउटसाइड इंडिया हो रही है, या कोई टैक्स रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफएसआई का शेड्यूल है, यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। इसको भी आप इग्नोर करिए, ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। अगला क्या आ रहा है सर? अगला है ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। फॉरेन एसेट में आपका कोई एसेट है जो इंडिया के बाहर है, वहां से आपको कुछ इनकम हो रही है, या आप फॉरेन के रेजिडेंट हैं तब भी आप आइडिया 3 फाइल कर रहे हैं, तो उसके केस में ये है, इसको भी इग्नोर करिए। शेड्यूल 5A भी आपके लिए नहीं है, इसको भी ये जो जो पुर्तगाली होते हैं जिनके ऊपर वो कोड एप्लीकेबल होता है, ये उसकी बातें हैं, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा क्या है, ये टैब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है, फिर आपको जितनी भी आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका डिटेल देना है। और क्या क्या डिटेल में देना है भाई? उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड, स्टेट, सब कुछ। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है पूरे साल की, तो आपको अपनी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देनी है। और सिर्फ जमीन प्रॉपर्टी की नहीं, आपकी ज्वेलरी, आपके पास कितने बैंक हैं, आपके पास कितने व्हीकल हैं, लोन एडवांस, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कुछ आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप किसी ईओपी में पार्टनर हैं, मेंबर हैं, उसकी डिटेल भी आपको देनी है। किस केस में? अगर आपकी टोटल इनकम, इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। ठीक हो गया जी। जीएसटी का शेड्यूल है, यहाँ पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी नंबर और उसका टर्नओवर, और हमेशा ध्यान रखिए टर्नओवर एज पर जीएसटी और एज पर इनकम टैक्स मैच करना चाहिए। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है सर। उसके अलावा जो जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ईसॉप, इसको आप इग्नोर करिए, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, जैसे आप आईडीआर 1, 2 और 4 में देते हैं वैसे यहाँ भी देनी है सर। ओके। पार्ट बी आ जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई टोटल इनकम कितनी है जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, उसके ऊपर क्या टैक्स है, क्या टीडीएस कटा हुआ है, क्या मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, ये सब जोड़ घटाना करके, प्लस माइनस करके, अगर कुछ पेबल आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर कुछ रिफंड बन रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। रिफंड बन रहा है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, पेबल आ रहा है तो फिर वो आपको उठा के पे कर देना है। फिर वेरिफिकेशन टैब में नाम, पिताजी का नाम, सन डॉटर ऑफ, प्लेस, डेट, ये करके फिर आप वेरीफाई करोगे। फिर आप क्या करना होता है, आपको होम टैब पे जाना होगा। होम टैब पे जाने के बाद यहां पर कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन आ रहा होगा। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जनरेट जेसन करेंगे, जेसन आ जाएगी, उठा के आप इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर देंगे।
और एक बात ध्यान रखिए, ये रिकमेंडेड है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, लेकिन ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल करिए, बिकॉज इसमें नेट का कोई भी नीड नहीं होती है। आप आराम से फाइल करिए, नेट रहे ना रहे, इनकम टैक्स की साइट चले ना चले, अगर आपके पास ऑफलाइन यूटिलिटी है तो आप फाइल करके रख लीजिए, जैसे ही इनकम टैक्स की साइट चले आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है सर, कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।